अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। नवाज शरीफ की वतन वापसी में 12 दिन बाकी हैं और नून लीग ख़ास तौर पर मरियम नवाज अपने वालिद और पार्टी कायद के तारीखी इस्तकबाल को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें इस वक्त कर रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान नाज़रीन, नून लीग का गढ़ समझा जाने वाला लाहौर, यहाँ दो बड़ी सियासी सरगर्मियों के दौरान नून लीग अपने वोटर्स सपोर्टर्स को बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकाल सकी। इसके बाद आज ठोकर नियाज बेग में मरियम नवाज ने एक बड़ा पावर शो करने की कोशिश की, लेकिन इस जलसे के जो इंतजामात हैं ये बड़े गैर रिवायती नजर आए। जहां किसी दावत की तरह पंडाल में खाने की मेज़ें लगी हुई थी, खाने का इंतज़ाम भी था, जबकि कुर्सियों के साथ पार्टी झंडे लगाए गए थे। यानी अगर कोई कुर्सी खाली हो भी तो वहाँ हेली शॉट में वाजे ना हो सके और ग्राउंड ज़रा भरा पूरा सा नज़र आए। मुस्लिम लीग नून को लाहौर में ऐसी कोशिशें करना पड़ेंगी, ये मुस्लिम लीग नून खुद भी नहीं सोच सकती थी शायद। बहरहाल जलसे से मरियम नवाज ने खिताब किया है और नवाज शरीफ के 2017 तक के दौर को खुशहाली और उसके बाद के गुज़िश्ता 7 सालों को मरियम नवाज साहिबा ने उदासी का साल करार दिया है। जो पिछले 7 साल से उदासी पाकिस्तान पर छाई हुई थी, वो उम्मीद में क्यों बदलती जा रही है। जो शख्स 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है इंशाअल्लाह, उसने अपनी सियासी जिंदगी में इक़्तिदार के दिन कम देखे हैं और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे हैं। दो ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लाहौर है, ठोकर नियाज बेग है। यहाँ पर बहरहाल कुछ अच्छा क्राउड जमा करने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई है, लेकिन जिस तरह का उनका मोमेंटम है या जिस तरह के उनके लोग निकलते हैं, तो इस तरह का शायद PMLN ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM की हुकूमत के गुज़िश्ता 16 माह और शायद खाकान अब्बासी के 1 साल के दौर को भी उदासी के साल ही करार दे रही हैं। और मरियम साहिबा के मुताबिक अब 21 अक्टूबर को उनके वालिद नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को फिर से खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। मियाँ साहब वापस आकर मुल्क को कहाँ लेकर जाएंगे ये तो ऑब्वियसली आने वाला वक्त बताएगा। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग पर तंज किया था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये नून लीग के लिए बड़ा इम्तिहान है, लेकिन लीगी रहनुमा वो मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं। नाक़िदीन, सियासी मुखालिफिन सभी इस वक्त ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नून लीग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम को निकालने में कामयाब हो पाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद का मुतालबा करते हुए कहा है कि जनवरी में इंतखाबात नहीं होते तो पीपल्स पार्टी फिर सड़कों पर निकलेगी और धरना देगी। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का इसरार है कि इलेक्शन जनवरी से आगे मौखर किए जाएं। अब जो इलेक्शन का जो ऊँट है वो एक तरफ बैठ नहीं पा रहा है। वो तमाम लोग जो पहले इत्तेहाद में थे और यक ज़बान हुआ करते थे, जैसे ही इत्तेहाद ख़त्म हुआ है तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ डगर पर नज़र आती है। मौलाना फजल रहमान साहब एक मुख्तलिफ साइड लिए हुए दिखाई देते हैं और मुस्लिम लीग नून, जो कि ऐसा लग रहा था आज से कुछ दिन पहले तक कि शायद उनके बारे में उनके अपने जो इत्तेहादी थे, जो अब एक बार फिर मुखालिफत में आ चुके हैं, वो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। लेकिन इस वक्त ऐसा मोमेंटम बनाया जा रहा है। ये नवाज शरीफ साहब के आने का भी मोमेंटम है और शायद साथ साथ ऐसा लगता है कि शायद मुस्लिम लीग नून अब बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ कर चुकी है या इलेक्शन कैंपेन में दाखिल हो चुकी है। जिस तरह का मोमेंटम आज मरियम साहिबा ने बनाने की कोशिश की है, जो आगाज़ में मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद जो शुरू के मनाजिर थे वो उसकी मैंने तशरीह की थी, लेकिन फिर जब मरियम साहिबा ने खिताब किया है उस वक्त ये एक अच्छा क्राउड जमा करने में बहरहाल मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई थी। लेकिन क्या इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी रहेगी, इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि जो पिछले 16 महीने की कारकर्दगी रही है PDM की, इत्तेहादी जमातों की, तो उससे अवाम बहुत ज़्यादा नाला और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उससे 16 महीने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पासा था वो कुछ और था, उनकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उस वक्त हुकूमत में थी, जब वो इलेक्शंस में उतरते थे तो बतदरीज ये हो रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे वो जीत रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हार रही थी। यहाँ तक कि टिकट्स के लिए बाकायदा तौर पर यह
कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का टिकट बिकता है, उनका टिकट चलता है, लेकिन आज सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि 16 महीने जो कुछ अवाम ने बर्दाश्त किया है, गो के पाकिस्तान की जो जमातें हैं, जो PDM थी, उनकी जानिब से बार बार ये कहा गया कि पिछली हुकूमत जो करके गई है उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शंस में आवाम ये नहीं सुनते हैं, ये नहीं जानते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी को, सिचुएशन को देख रहे होते हैं कि किसने उनको परेशान किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो 2013 से 2017 तक की बात मरियम नवाज साहिबा आज कर रही हैं या इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून बारहा यही बात करती है कि हमने जो कुछ किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, लोड शेड फ्री पाकिस्तान को किया है, इसके अलावा महंगाई नहीं थी, इसके अलावा गुर्बत नहीं थी, बहुत अच्छे हालात थे बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनके मुताबिक शायद दूध और शहद की नहरें उस वक्त बह रही होती थी, तो उस बयानिए को आज भी इस सिचुएशन में भी वो सेल करना चाहते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि आप तो ये बयानियाँ सेल कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम इस बयानिए को, इस नैरेटिव को बाय करेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा और ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जमातें इत्तेहाद में थीं और तमाम जमातों की ही मरगून मिन्नत जो सारा हाल है, जो तमाम फैसले हैं और जो गवर्नमेंट जो कुछ करके गई है, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो बार है, जो बर्डन है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बेयर करना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि वो इस सिचुएशन से निकल कर नवाज शरीफ जब वापस आ रहे हैं तो वो अपनी वापसी से उस सिचुएशन से अवाम को निकाल कर और वो पुराना वाला जो कुछ उन्होंने किया है वो बयानियाँ सेल कर सकते हैं, या फिर मुस्लिम लीग नून को स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। साथ साथ इलेक्शन का भी एक बड़ा मसला है इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिर का बता चुकी है, जनवरी के आखिर में इलेक्शन होने हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, अब इन दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जाना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती रही, वो बात जो इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुसलसल कर रही थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव बना हुआ है, वो कहते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी ऐसा मुतालबा कर दिया है जो इससे पहले एक जमात का खासा रहा है, और ये खासा यानी कि धरनों का जल्द खासा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो फिर वो धरनों पर निकल जाएगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो क्या रुख इख्तियार करती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। लेकिन अमार मसूद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये कहिए कि जो हम देख रहे हैं वाया TV स्क्रीन्स, जो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, ये गढ़ है, तो ये इससे ज़्यादा बड़ा क्राउड पुल कर सकते हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा खुद स्टेज पर खड़ी हुई हैं और वो एक बड़ी क्राउड पुलर हैं। आपको आज का जलसा, आज का क्राउड बेहतर लगा, सिचुएशन के मुताबिक लगा? मेरे ख्याल में तो बहुत सारा इब्हाम जो है, कंफ्यूजन जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से लोगों के जहनों में था कि ये जमात खत्म हो गई है, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी उसके असरात इतने ज्यादा पड़े हैं कि अब इसकी मकबूलियत खत्म हो गई है, ये गवाल मंडी से भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, लाहौर में इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो पंजाब और पाकिस्तान का में तो बात करना ही फिजूल है। लेकिन वो सारी मिथ, वो सारी बातें जो हैं वो गलत साबित हुई। आज के जलसे ने इस बात का सबूत पेश किया कि लाहौर मुस्लिम लीग नून के साथ है, पंजाब मुस्लिम लीग नून के साथ है, और ये अभी उस सिलसिले की इब्तिदा है जो आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। और फर्क सिर्फ ये है, और आपने अपने इब्तिदाई में सवाल में भी उसका जिक्र किया कि इससे पहले जब नवाज शरीफ की तैयारियों की बात होती थी तो तैयारियां कोई और सेक्शन मुस्लिम लीग नून का कर रहा था। मेरी इत्तलात के मुताबिक अब सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज जो है वो इन तैयारियों की निगरानी कर रही हैं, और वो हल्के हल्के जाकर और मुख्तलिफ अजला से लोगों को इकट्ठा करके MSF को, जो कि तलबा की तंजीम है, उसको ऑर्गेनाइज कर कर लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। और 21 तारीख तक जब तक नवाज शरीफ ने आना है, ये बहुत बड़े शो में बदल जाएगा, तो वो सारे इब्हाम मेरे ख्याल में लोगों के जहनों से क्लियर हो जाएंगे और लोगों की एक बड़ी तादाद नवाज शरीफ के इस्तकबाल को लाहौर में मौजूद होगी। जी जी, ठीक ठीक। इफ्तिखार अहमद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। नून वो जमात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस बात पर बाकायदा तनकीद करती रही है कि रात के वक्त जलसे करते हैं ताकि इतना ज़्यादा जो है ना वो नज़र ना आए कि कितनी कुर्सियाँ खाली हैं, अवाम हैं भी या नहीं है। आज का जो जलसा आपने देखा वो मरियम नवाज साहिबा के स्टेटस के मुताबिक आपको लगा आज का जलसा? और ख़ास तौर पर ये कि जो तैयारियाँ हैं, बाकायदा खाने की टेबल्स लगाई हुई हैं, कुर्सियों के साथ झंडे लगाए हुए हैं, शायद इससे गुमान ये होता है कि हेली शॉट्स अगर बन रहे हो तो उसमें अगर जगह खाली भी हो तो नजर ना आए।
आपकी सोच है कि खाली जगह नजर न आए इसलिए उन्होंने ऐसा एहतमाम किया है। उनकी सोच है कि वो एक बहुत बड़ा शो जो करना चाह रहे हैं 21 तारीख को, ये उसकी इब्तदाई तैयारियां हैं। जो उन्हें धचका एक लगा शादरे में, उस पर उन्होंने काबू पाने की कोशिश की है और बेहतर इंतजाम किए हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो देखते हैं कि 21 को क्या होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि आज के जलसे के बाद, क्योंकि अभी अमार साहब भी यही बात कर रहे थे कि मिथ्स थी या ज़बान ज़द आम ये बात शादरा वाले इवेंट के बाद ऐसी हो रही थी कि शायद मुस्लिम लीग नून अब वो जमात नहीं रही जिस तरह से मरियम साहिबा के आवाज़ पर लोग निकलते थे, जिस तरह से वो क्राउड प्लेयर कहलाती थी, तो अब वो वाली जमात नहीं रही, इस तरह से लोगों को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है और वो जो 10 लाख लोगों की बात की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि मियाँ साहब को वेलकम करने के लिए होंगे, तो आप समझते हैं कि अच्छा क्राउड इकट्ठा कर लेंगे मीनारे पाकिस्तान पर 21 तारीख को? 10 लाख का जो तस्करा किया गया था वो लंदन में किया था, लाहौर के जो इनके पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने किया था। वो बात बहुत पुरानी हो गई है। और इस शादरे के बाद जो इनके सदर हैं उन्होंने जो दौरा किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो भी रात गए तक वहाँ पे मसरूफ रहे और आज ये इन्होंने कोशिश की है गैदरिंग करने की कि इनको साबित करना है शहबाज शरीफ साहब को कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ये पार्टी को इकट्ठा लेके चलने में कामयाब हो रहे हैं। साहब लेकिन कैसे करेंगे? मरियम साहिबा तो कर रही हैं न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत को भी वो डिसोन कर रही हैं। वो तो 2013 से 16 तक की बात कर रही हैं, बाकी 17 और अभी जो 18 महीने 16 महीने गुजरे उसके लिए तो वो मायूस कुन का साल कह रही हैं उनको। नहीं, बिल्कुल डिसोन नहीं कर रहे हैं। फोन तो उसी को करेंगे ना जिस पे उन्होंने मुकम्मल हुक्मरानी की। और जहाँ तक मायूसी की बात है, सबको पता है कि जो पिछले 18 महीने हैं ये IMF के साथ जो इनका मुआहदा था उसकी शराइत को इन्होंने अपने गले डाला और जो उसके नताइज निकले वो बड़े मायूस कुन है। ये तो हकीकत है, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे शहबाज शरीफ साहब भी जान नहीं छुड़ा सकते। अगरचे वो कहते हैं कि उन्होंने इसलिए ये मुश्किल लम्हे गुजारे कि वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक बहुत पढ़ी लिखी बात है, लेकिन एक आम आदमी को जो नुकसान हुआ है उसका रोजमर्रा का उसको तो आम आदमी नहीं समझता। आप उसको कितनी तरीके से भी समझाने की कोशिश करिए, नुकसान तो इनको हुआ है और ये वाज़ेह तौर पे नजर भी आएगा। लेकिन ये कहना कि इस नुकसान की वजह से पार्टी खत्म हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। जी ठीक। अमार साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे सिलसिले में जिसमें मरियम साहिबा जो 2013 से 17 तक का साल है जहां मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, उस बारे में तो वो कहती हैं वो खुशहाल तरीन साल थे, लेकिन जहां शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ जाते हैं और शहबाज शरीफ आ जाते हैं उसे वो मायूस कुन साल करार देती हैं। और इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ सिचुएशन है या हुई उन 16 महीने में वो ऑब्वियसली अवाम वो नहीं देखते हैं, अवाम जो फेस कर रहे होते हैं उसकी सूरत में नताइज देते हैं, तो वो नताइज का इम्पैक्ट आई थिंक मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल में देखिए जो मरीम नवाज साहिबा बात कर रही हैं उस बात में जाहिर है कुछ ना कुछ सच्चाई मौजूद है। आप सबको अब क्लियर हो चुका है, सारे पाकिस्तान को बात क्लियर हो चुकी है कि एक नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाने के लिए एक हाइब्रिड निज़ाम रचाया गया था जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, जिसमें अदलिया भी शामिल थी, जिसमें मीडिया भी शामिल था, सारे उसमें शामिल थे। एक नया निज़ाम लाया गया जो कि एक बहुत ही नाकाम तजुर्बा था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारी तारीख का अब हिस्सा है। तो मरियम नवाज ने तो उसी लम्हे की बात करनी है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ अभी हाइब्रिड निज़ाम शुरू नहीं हुआ था, नवाज शरीफ पावर में थे, जैसे जैसे फिर उनको कमजोर करने की रियासती कोशिशें की जाती रही, जाहिर है उसके बाद उनसे हुकूमत तो ले ली गई, शाहिद खाकान अब्बासी को भी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाल दिया गया। फिर उसके बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो जबर और इस्तिबदाद का दौर आया वो सबके सामने है। तो उन्होंने तो उसी दौर की मिसालें दी थी और वो लोगों को देखें जब आप पॉलिटिकल जलसे करते हैं एक्चुअली यू आर सेलिंग ड्रीम्स, आप ख्वाब बेच रहे होते हैं। तो उन्होंने तो वही ख्वाब बताना है ना कि उस वक्त पाकिस्तान को अगर दुरुस्त
तरीके से, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से चलने दिया जाता तो आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता, आज पाकिस्तान बेहतर होता। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर इस पर। मुझे मैं जरा इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। इफ्तिखार साहब जरा इस पर फरमाइएगा। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब तनकीद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब तो वापस आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो लोग जो कुछ अर्सा पहले तक उनके साथ उनके कॉलीग्स हुआ करते थे, उनके साथ वज़रा हुआ करते थे, उनमें वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा, वो उन तैयारियों में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो इफ्तिखार साहब ये बात उनकी सही है या उनको ऐसा क्यों लग रहा है सर? मुझे नहीं पता बिलावल किन की बात कर रहा है। या तो बिलावल ने किसी का नाम लिया हो तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ जी। अगर बिलावल एक जनरलाइज बात कर रहे हैं तो जनरलाइज बात कर तो जवाब नहीं दिया जा सकता। देखें, शादरे से आज तक का सफर पिछले 72 घंटे का सफर है। 72 घंटे पहले शादरे का परफॉर्मेंस वाकई एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसमें सबने उंगलियां उठाई और उंगलियां उठाने का हक भी बनता था। आज 72 आवर्स के बाद एक परफॉर्मेंस उन्होंने की है जो उससे बेइंतहा दर्जे बेहतर है। तो अब ये अगले आने वाले दिन में देखना होगा कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। हर आने वाला दिन जो सियासत में होता है बड़ा अहम होता है। हम एक वाक़े की बुनियाद पर सारे के सारे मामले को इसलिए नहीं फेंकेंगे ये एक नाकामी चौंका हुई थी इसलिए शायद अभी हमेशा नाकाम होते रहे। एक गलती जो ये कर रहे हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये कि यहाँ अपने अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, इनको चाहिए कि उस 4 साल की भी बात करें जी। पाकिस्तान के अंदर 4 साल एक हुकूमत तो रही है, उस हुकूमत ने जो वादे किए थे उस हुकूमत के वो वादे किधर गए? ये भी तो लोगों को एजुकेट करना है। वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं आप, वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार अहमद साहब साथ मौजूद थे, अमार मसूद साहब साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंतहाई इंपॉर्टेंट जानिब आगे बढ़ रही हूँ मैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन फ़लस्तीन में, इसराइल में चल रही है, हमास ने एक और इसराइली शहर पर रॉकेट से हमला किया है। हमास की कार्रवाइयों में सीनियर फ़ौजी ऑफिसर समेत 50 से ज़ायद फ़ौजी और 600 से ज़ायद इसराइली हलाक हुए हैं और 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ये जो मनाज़र हम तक मौसूल हो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ साथ इसराइल ने फ़लस्तीनियों को 12 घंटे में गज़ा खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा करने और हमास को ख़त्म करने की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के फरमान पर भी दस्तखत कर दिया। इस तमाम सिलसिले में बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी हेड ऑफ मिशन एम्बेसी ऑफ फ़लस्तीन से नादिर अल तुर्क साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू सिस्टर? I'm good, alhamdulillah. It's been 36 hours now. Can you please tell me about the casualties and the damages of both sides? First of all, this things which are happening right now, it is a reaction of a clogged political horizon since long years by the Israelis' stone mind, and they're refusing for facilitate peace and stability. They are turned their back to all the agreements signed between the Palestinian party and them. And for the attack of Aqsa Masjid daily by the Israeli settlers. Third thing is that they are keeping attack their settlers keep attack our Palestinian people in their villages, their towns and cities, even on the road. And the last time they are born fire in the houses of the Palestinian in several villages and towns in West Bank. So this is the normal and natural reaction of this criminal action by the Israelis. The issue right now, the Israelis lost 600 killed by the Palestinian freedom fighters, more than 2,000 injured. Our lost until now as a Palestinian in Gaza, it is about 320 shaheed, more than 2,000 injured. They damaged more than 20 buildings and houses in Gaza Strip. Two of that buildings was very huge. Each one include more than 100 apartments. They are right now, the Israelis start as usual, conclusive punishment against the civilian people in Gaza by aircraft attack in all the civilians, civilians buildings, civilian schools, institute, mosque, and roads, infrastructure, all destroyed by the Israelis right now. Everything is under attack. Our freedom fighter yesterday, when they was attacking Israeli soldiers and settlers, there was, keep in mind, don't
following the order of Muhammad والسلام, our messenger, that they don't attack a woman, don't attack a child. Their focus about dealing with soldiers, settlers, armed people. Sir, we have witnessed number of fights in the past few years. Israel always takes the initiative, but this time Hamas was the initiator. What was the actual reason behind? The reason behind, as I mentioned before, because there is no vision for peace since long years. They are keeping daily attack Aqsa Masjid by their settlers. They try to change the Aqsa Masjid from a Muslim Qibla, a Muslim mosque, to become a Jewish temple. Okay? Like they do before in 1994 for Al-Haram Al-Ibrahimi. And Haram Al-Ibrahimi, when the settlers attacked Palestinians during the Fajr prayer, he killed many Palestinians that day, injured more than 100, and they self-defense, they killed that settler. What does the Israelis done? They change, they control completely 70% of that mosque and change it to become Jewish temple. So what they are planning to do is to change Aqsa Mosque Qibla Awwal to become a Jewish temple. This is one of the reasons why this action starts from Gaza by our freedom fighters. So Israeli PM threatened the residents of Gaza to leave their houses, otherwise they have to face consequences. So what's your take on it? I just asked some of your colleagues in other honorable channel asked me the same question, that Mr. Netanyahu requests Gaza people to leave their houses. The only way to do that, only by activate 194 resolution by the United Nations, by giving the right of return for the Palestinian. Most of the people in Gaza are refugees, so we request Mr. Netanyahu to open the borders, facilitate the return of our refugees to their homeland in Palestine, which was occupied in 1948 by the Zionists, and they come back to their own villages and town, was occupied by Israeli settlers, and they are ready to leave Gaza to come back there to their properties there with happy and smiling. Can you please inform my viewers that how many people, how many Israelis have been captured right now? No one actually knows that number, but the Israelis speak about more than 350 Israelis are disappeared. So until now, the numbers, they are thinking there is more than 100 become prisoner between the freedom fighters' hand, and they're taking together. All right, and about the area? But the freedom fighter promise in a few hours, they will mention the exactly number, how many prisoners, Israeli prisoners they have between their hands. All right, Israeli authorities are communicating with the Egyptian sides to ensure their safe return of their captured soldiers and citizens. Did they Hamas or did Hamas ask for anything? Did they reach there? Until now, Hamas didn't ask for anything. The only things that are mentioned in their media that we're going to clean the Israelis' jails. We're going to release all the Palestinian prisoners in the Israeli jails. We have more than 7,000 prisoners in the Israeli jails. As a freedom fighters, this is only crime they are do. They are defend themselves and defend their homeland. This is what the freedom fighters mentioned, that we're going to free and release all of them very soon by exchange these prisoners together. Egyptians usually are generous and always are working in ceasefire between Gaza and Israel. They will do their best, but until now the Israelis like to keep their criminal action because their loss is too much. They still feel that their honor damaged, their image as the most strong army in the region damaged, because there's only few freedom fighters with a very unlimited weapons
can do all these things and destroy all this electronic siege and destroy the image of Israel. So according to that, we are waiting for more crazy and stupid action by the Israelis against Gaza. In this situation, sir, what is the Palestine expecting from the Muslim world, especially from the Middle East, and what do you receive yet? Actually, we are optimistic that Muslim Ummah, they will not leave us behind. They will not turn their back to our people. And we keep in mind that OIC was creating after the burnt fire in Aqsa Masjid in 1969 by one of the Jewish settlers. So Muslim Ummah know their responsibilities, are always supporting Palestinian people, and they will keep do the same. We ask them to keep Americans, British, and all these countries are supporting Israel in a blind way, to keep them under pressure to stop their blind support for the power of occupation, the criminal action by Israel, and stop the Israelis' criminal action against Palestinians, to make the Israelis accept the two-state solution, giving a hope for the new generation, giving a chance for peace and stability in our region, end the occupation, establishing the state of Palestine on the land of our homeland, with Jerusalem as it is capital. This is what we are requesting from Muslim Ummah. Sir, what is the role of Iran and Lebanon specifically? Because the international media are claiming that the Iranian president is in contact with Hamas. How does Palestine see this? Actually, Palestinians have a good relationship with all the countries, all Muslim Ummah countries, not only Iran, not only Egypt, not only Jordan, Saudi Arabia. We have a good relation even with Pakistan, Indonesia, Malaysia. All the countries are supporting us. So mentioning a country against country, it is only Israeli propaganda to use it against us in their own ways, because they're dealing with Iranian to try to make a propaganda that Iranians are supporting terrorism. We are not a terrorist. We are freedom fighters. So all Muslim Ummah supporting us, not only Iran, Saudi, Jordan, Pakistan, Indonesia, Malaysia, all Muslim Ummah supporting us. We can't mention a country and forget the other countries. All right. News are circulating, sir, about power cuts and supply blockage in Gaza, right? Yes. Yesterday, the Israeli cabinet, their minister cabinet, Mr. Netanyahu, decide to stop supply of food, gas, fuel, and they cut the electricity on all Gaza Strip. Thank you so much, sir. We wish stability, peace, and freedom for Palestine. Thank you so much for coming. Thank you very much for you. Palestine Zindabad, Pakistan Zindabad. Thank you so much. Jazakallah. प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुए 4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन न ही कोई रौनक है और ना ही कोई मेले जैसा माहौल है। दुनिया के अमीर तरीन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सस्ती तरीन तैयारियों ने क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट का मजा फीका कर दिया है। अलबत्ता भारतीय हुकूमत और बीसीसीआई के पाकिस्तान के खिलाफ तासुब का जो रंग है ना, वो इस वर्ल्ड कप पर खूब चढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारतीय हुकूमत ने ताख़ीर से वीज़े जारी किए और वो भी पीसीबी के आईसीसी से राबते के बाद जारी हुए थे। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी करने में ली तो लाल से काम ले रहा है और सबसे बड़े क्रिकेट मेले को पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं कि 1975 से आज तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहला मौका है कि मेगा इवेंट में दुनिया भर से आए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में से कोई भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शामिल नहीं है। इस मामले को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रखा है। बीजेपी हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी ने भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग इस कदर बढ़ा दी है कि आईसीसी प्रेजेंटर पैनल में शामिल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ एक भारतीय वकील ने कुछ पुरानी बोगस और जाली ट्वीट्स की बुनियाद पर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। बीसीसीआई के इंतजामात ने वर्ल्ड कप को ऐसा सस्ता मजाक बनाकर रख दिया है कि जिसे देखने उनके अपने अवाम भी स्टेडियम तक नहीं आ रहे हैं। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच से लेकर अब तक भारत में एक भी मैच स्टेडियम फुल नहीं हो सका है। बोर्ड मुफ्त पानी और खाने की लालच देने तक पर आ गई है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच में भी ज़्यादातर नशिस्तें खाली थीं,
जबकि इसी मैच के दौरान 10 मिनट तक स्क्रीन से स्कोर बोर्ड ग्राफिक्स गायब रही। टूर्नामेंट के बाकायदा आगाज से पहले भी हैदराबाद में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप मैच में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की नशिस्तों की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी, जो खाली थी, गंदी होने की वजह से तमाशाइयों के बैठने के काबिल जो नहीं थी, इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वजह बताए बगैर इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी थी। टूर्नामेंट का सबसे जानदार मैच पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीमों के दरमियान 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत की हरकतों पर आप क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल मुनासिब है या नहीं, टीम की सिलेक्शन और कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुश्ताक अहमद रहे हैं प्रोग्राम में। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। क्या वजह है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा जो मेला है वो भारत में सजा हुआ है, लेकिन ना वो रिवायती रौनक नज़र आ रही है, ना शायकीन का वो रिवायती जोश व जज्बा नज़र आ रहा है ग्राउंड में, ऊपर से जो ग्राउंड की हालत इज़ार है वो भी हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वेरी शॉक्ड एक्चुअली। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो इनका वो तड़का लगाते हैं बॉलीवुड का भी और सारा क्रिकेट का, आपको पता आईपीएल में वो जितना एक मेला सजा देते हैं, इस दफा नहीं हुआ। एंड आई बिलीव, आई डोंट नो, मैं एक्सपर्ट तो नहीं इन चीजों का, मुझे लगता है कि काफी उनको सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। अच्छा मुश्ताक भाई, खुसूसन पाकिस्तान से मुतालिक अगर भारत के रवैये की बात की जाए तो यहाँ पर तो हमारी क्रिकेट टीम के वीज़े देर से जारी हुए, फिर अब वर्ल्ड कप शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी शायकीन के, सहाफ़ियों के, इनके वीज़े जारी नहीं हुए हैं। और हैरत की बात है कि आईसीसी भी इस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कोई सवाल जवाब नहीं कर रही, कोई पूछगछ नहीं कर रही है। आई थिंक ये बहुत एक अफसोस वाली बात है कि क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को ये इतना लिंगर ऑन कर रहे हैं, इतना पॉलिटिकल बना रहे हैं। आई थिंक मुझे नहीं समझ आती। कई दफा मुझे लगता है कि पावर और जो होती है ना सक्सेस, इसको हैंडल करना भी बहुत कम लोगों को तरीका आता है। तो आई थिंक ये जो पावर होती है जब इंसान के पास आती है तो उसको चाहिए कि वो पावर शेयरिंग करे। आई मीन ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में जितने भी लोग आप लोगों के मुल्क में आएंगे ये वो आपके लिए बेहतर है, आपके मुल्क की तरक्की होगी इस तरह। तो आई थिंक ये जो वीजे का, हमारे मीडिया को वीजा नहीं दे रहे, हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो बेचारे वेट कर रहे हैं, तो आईसीसी को इस पर जरूर स्टेप इन करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है कि ये स्पोर्ट्स को पॉलिटिशियन के साथ, पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ क्रिएट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और अब दूसरा आईसीसी, मैं बार बार कई दफा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, कई दफा दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कह चुका हूँ, आईसीसी शुड लेट देम नो दिस इज अ वर्ल्ड कप और 4 साल के बाद आना है। पूरी दुनिया के लोगों ने आके यहाँ पे इंटरटेनमेंट हासिल करनी है, अपने हीरोज को देखना, अपने मुल्कों की टीमों को सपोर्ट करना है, और उनके जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट करनी होती है क्रिकेट के लिए। तो आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगर ये सहाफ़ियों को, शायकीन को वीज़े जारी नहीं करते हैं तो फिर टीम पाकिस्तान को वापस बुला लेना चाहिए। एक गलती कर रहे तो दूसरे को गलती नहीं करनी चाहिए। हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस बात में आके जो कल हमें अफसोस वाली बात लगे। हम एज ए स्पोर्ट्समैन, मैंने कहा ना कि क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, इसको स्पोर्ट्स की तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये तो आईसीसी को देखना चाहिए कि इतनी चीजें होने के बावजूद पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को सपोर्ट करता है और आईसीसी को क्रिकेट को सपोर्ट करता है, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है। तो आई थिंक इसमें देखा जाए तो ये सारा आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड जो इंडिया है उनको बैठ के ये बात पे डिस्कस करनी चाहिए, और हमें इतना रैश डिसीजन करने की जरूरत नहीं है। इफ वी शो देम गुड अखलाकियात, कहते हैं ना, अखलाकियात से एक ना एक दिन लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। जी अच्छा, आपने मुश्ताक भाई खुद बैरून मुल्क वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं, बतौर कोच आपने मुख्तलिफ ममालिक के टीम्स के साथ खिदमत अंजाम दी हैं। आपने सर कभी इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का रवैया इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट में कभी देखा है, कभी विटनेस किया है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। As I said, I was shocked actually जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, आई डोंट नो, बट ये मैंने नहीं देखा कि बार बार हम यही बात करते हैं कि ये कौन सी बात है कि वीजे नहीं देने आपने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। 14 तारीख का इंतज़ार करते हैं, सारी पाकिस्तानी कौम दुआ करेगी, और जो प्लेयर्स इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ज़रा जम के मेहनत के साथ खेलें और ज़रूर जीतें मुकाबला। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुम्मे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।